हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सीटेट लेवल 2 सोशल साइंस फरवरी 2015 के पेपर के सीडीपी क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी वीडियो डाली हुई हैं। यदि वे वीडियो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि जो वाइगोत्स्की ने विकास और अधिगम के बारे में क्या कहा है। तो देखिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। इसका मतलब पहले अधिगम होता है, उसके बाद विकास होता है। किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया के बाद होती है। उनका मानना है कि अधिगम विकास से पहले होने वाली प्रक्रिया है। सेकंड है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है उसकी आलोचना के बारे में यहाँ से पर हमसे पूछा गया है। तो इसका थर्ड हो जाएगा, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं स्त्रियों की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नता को महत्व नहीं दिया है। कोहलबर्ग के सिद्धांत की व्यापक रूप से सिर्फ एक ही लिंग पुल्लिंग पर बल देने के लिए आलोचना की गई थी। अपने नैतिक पैमाने पर उन्होंने विशिष्ट रूप से पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम रखकर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव किया था। मतलब उन्होंने जितने भी अपने एक्सपेरिमेंट करे थे उसमें पुरुषों पर जो है ज़्यादा बल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा, मतलब जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है उसमें अध्यापिका करेगी। तो इसका हो जाएगा थर्ड, इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा छात्रों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह यह भी दर्शाती है कि छात्र क्या और कैसे सीख रहे हैं। यह उनकी अधिगम प्रक्रिया को नियोजित व प्रेरित करता है। तो इसका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। इसके बाद फोर्थ है, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देता है। तो कौन सा कारक है जो आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देता है? इसका हो जाएगा फोर्थ, अंतःवैयक्तिक। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतःवैयक्तिक कारक व्यक्ति के 6 आत्मबोध पर सर्वाधिक योगदान देता है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विशेषता है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा थर्ड, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। मतलब दोनों के अलग अलग है। एक कहता है भाषा पहले आती है बाद में चिंतन आता है, दूसरा कहता है पहले चिंतन आता है फिर आती है भाषा। वाइगोत्स्की और पियाजे दोनों ने ज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत विकसित किए हैं, परंतु भाषा और विचार के बारे में एक दूसरे के से काफ़ी अलग है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के अंतर्राष्ट्रीयकरण द्वारा संज्ञानात्मक विकास होता है। वह पियाजे के अनुसार भाषा का विकास विचार पर निर्भर करता है। मतलब वाइगोत्स्की के पियाजे तो ये कहते हैं कि पहले विचार आता है बाद में भाषा आती है, और वाइगोत्स्की इसका उल्टा कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर आधारित वाद विवाद होता है कि लड़कों एवं लड़कियों में योग्यता का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसे संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को अपनी भावनाएं रोने आदि दिखाने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। यह समाज की लिंग आधारित पक्षपाती सोच है। लड़कियों को अधिक देखरेख करने वाली के रूप में और दूसरों के सामने भावनाओं को जल्द व्यक्त करने वाली के रूप में जाना जाता है, जबकि लड़कों से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वे दूसरों के सामने खुद भावनात्मक रूप से व्यक्त करें, खुद को भावनात्मक रूप से दूसरों के सामने व्यक्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह करेगी तो उसको क्या करना पड़ेगा? इसका हो जाएगा सेकंड। अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। चुनौती देकर समस्या का समाधान करना, रचनात्मक माध्यमों से कार्य तथा अभ्यास की योजना बनाना जो ग्रेड मुक्त हो, से एक शिक्षक अपने छात्रों को आंतरिक रूप से प्रेरित कर सकता है। अतः अधिगम प्रक्रियाओं पर केंद्रित होना चाहिए, ना कि परिणाम या ग्रेड पर। तो अंतिम परिणाम पर ध्यान नहीं देना टीचर को, व्यक्तिगत रूप से बच्चों की जो अधिगम की प्रक्रियाएं हैं उन पर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्ची की असफलता हमें इस विश्वास की ओर ले जाती है। मतलब कि एक बच्ची है जिसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, तो हमें किस तरफ ये लेकर जाएगी? इसका हो जाएगा सेकंड। इससे क्या हमें पता चलता है कि हमें पाठ्यक्रम, शिक्षण की पद्धति, आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। एक बच्ची की विफलता पाठ्यक्रम, शिक्षण कला और मूल्यांकन की विफलता है। अतएव किसी शिक्षक को किसी छात्र के बारे में कोई निर्णय लेने से पहले चिंतन करना चाहिए। जब कोई बच्चा फेल होता है तो वहाँ पर देखिए पूरा सिस्टम फेल माना जाता है, ना कि उसमें बच्चे की गलती मानी जाती है। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियाँ करते हैं। इस परिस्थिति में आपके अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका हो जाएगा फोर्थ। बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। मतलब बच्चों का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, अभी टीचर को उसका जो टीचिंग मेथड है उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। बच्चों की गलतियों का मतलब यह हो सकता है कि उन्हें सिखाई जाने वाली अवधारणा स्पष्ट नहीं थी और शिक्षक को उनके शिक्षण कला पर चिंतन करना चाहिए। एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका यह दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह क्या कर रही है? एक विद्यार्थी है जो मेन पॉइंट को अंडरलाइन करती है, उनका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण करती है और टॉपिक ख़त्म होने के बाद अपने दिमाग में जो भी प्रश्न है उत्पन्न होते हैं उनको फिर वो प्रस्तुत कर रही है। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की वह कोशिश कर रही है। स्वयं व्यवस्थित अधिगम स्वयं की निगरानी निर्देशन में मदद करता है और यह सूचना के अधिग्रहण और आत्म सुधार के लिए अग्रसर कर सकता है। किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में मदद या सहायता कर सकती है? तो एक टीचर है, वो बच्चों को समस्या समाधानकर्ता बनाना चाहती है, तो वो किस तरह से बच्चों की हेल्प कर सकती है? तो इसका फर्स्ट हो जाएगा बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनको हल करते समय उनकी मदद करना या उनका सहयोग देना। उनको विविध प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षक को स्कैफोल्डिंग विधि का प्रयोग करना चाहिए। स्कैफोल्डिंग अधिगम के गहन स्तरों को प्रोत्साहित करता है। स्कैफोल्डिंग आप सभी को पता हो, एक टेम्परेरी मदद होती है ताकि बच्चा चीज़ों को सीख सके। जैसे शुरू में जब हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं तो हमारे जो पेरेंट्स हैं या जो साथी हैं वो उसको पीछे से पकड़ते हैं, फिर जब हम चलाना सीख जाते हैं तो बाद में जो है वो फिर कोई भी नहीं पकड़ता, फिर हम अकेले खुद से चलाने लग जाते हैं। तो वो एक तरह से स्कैफोल्डिंग का एग्जाम्पल है। निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, कौन से कथन से हम लोग सहमत हैं ये बताना है। तो इसका लास्ट हो जाएगा अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। वाइगोत्स्की ने अधिगम में सामाजिक संपर्क की भूमिका पर बल दिया है। मतलब इन्होंने ये बताया कि सामाजिक अंतःक्रिया के कारण जो है अधिगम होता है। उनके अनुसार समाज शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? तो बाल विकास का सिद्धांत हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा विकास परिपक्वता तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। एक व्यक्ति के मानव विकास के अध्ययन के लिए उसके व्यक्तित्व को बचपन से परिपक्वता और निर्भरता से स्वायत्तता के विकास के आधार पर परखा जाता है। यह किसी व्यक्ति के विकास के दौरान उसके जीवन में आने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? तो इसका हो जाएगा थर्ड, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं। मतलब अभिन्न का मतलब भिन्न नहीं है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम भी और परिवेश भी दोनों के दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। हर बच्चा जब वह दुनिया में आता है तो उसे कुछ शारीरिक और मानसिक गुण उसके माता पिता और पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। आनुवांशिकता भी मानव विकास को उतना ही प्रभावित करती है जितना वातावरण, दोनों के दोनों जो है प्रभावित करते हैं। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। अब सामाजिकरण के बारे में बताना है, सामाजिकरण क्या है? तो इसका फर्स्ट हो जाएगा मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। सामाजिकरण बातचीत के द्वारा दूसरों से मूल्यों और मान्यताओं को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। अवलोकन और बातचीत के माध्यम से लोग मानदंडों और सामाजिक मूल्यों के अनुसार व्यवहार करना सीखते हैं। नेक्स्ट है, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। मतलब इस स्टेज में जब बच्चे होते हैं तो याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया? मतलब बच्चे इस वाली जो स्टेज है उसमें चीज़ों को याद नहीं रख पाते, तो इसके पीछे कारण क्या है, क्यों नहीं रख पाते हैं? तो इसका हो जाएगा थर्ड, विचार की अनुत्क्रमणीयता, पलट न सके इसको बोलते हैं हम लोग।
पूर्व परिचालन अवस्था के अंतर्गत बच्चे घटना और वस्तुओं को याद रखते हैं और उनके विचार अधिक कल्पनाशील और आत्म केंद्रित हो जाते हैं। यह वह स्तर है जिसमें उन्हें खिलौने के रूप में जीवाद प्रदर्शित होता है। मतलब खिलौने के अंदर भी बच्चों को स्टेज के अंदर ये लगता है कि भाई इनके अंदर भी जान है। इस रूप में ही उनका मानना है कि सजीव वस्तुओं में भी मानवीय भावना और धारणा होती है। वे लगातार भाषा के माध्यम से पूछताछ करते हैं। इस चरण के अंतर्गत गठित अवधारणाएं अधूरी और अपरिवर्तनीय होती हैं। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। पियाजे ने बच्चों का सीखना क्या बताया है। पियाजे ने बताया है अनुकूलन की प्रक्रियाओं के कारण जो है इनके द्वारा जो है बच्चे सीखते हैं। पियाजे के अनुसार मानसिक संरचना को व्यवस्थित करने की प्रवृत्ति के अलावा लोगों को स्वयं पर्यावरण के अनुकूल करने की प्रवृत्ति भी विरासत में मिलती है। इसे अनुकूलन की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। क्या होता है अनुकूलन? मानसिक संरचना को व्यवस्थित करने की प्रकृति के अलावा लोगों को स्वयं पर्यावरण के अनुसार ढलने की अनुकूलन की प्रवृत्ति। मतलब जैसा माहौल है उसके अनुसार जो है ढलना। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का चित्र। एक ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बताया था इन्होंने, वाइगोत्स्की ने। तो इसका चित्र क्या होता है? तो बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाला काम, मतलब एक बच्चा है वो खुद से कितना काम कर सकता है और जब उसकी हेल्प करी जाएगी तब कितना काम कर सकता है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो होता है हमारा ZPD, या इसको हम लोग समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का चित्र बच्चे की वर्तमान विकास का स्तर और बच्चे के विकास का स्तर जो एक वयस्क की मदद के बीच का चित्र होता है। नेक्स्ट है, एक बहु सांस्कृतिक कक्षा कक्ष है, मतलब जिसके अंदर अलग अलग संस्कृति के बच्चे रहते हैं एक क्लास के अंदर। उसमें एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में सम्मिलित हो। मतलब टीचर आकलन करना चाहते हैं तो क्या चीज़ सम्मिलित इसमें होनी चाहिए। तो इसका हो जाएगा लास्ट, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। इसका देखिए सॉल्यूशन। भारत जैसे देश में बच्चे बहु सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से विद्यालय आते हैं। मतलब भारत के अंदर यदि हम बात करते हैं अलग अलग संस्कृति के बच्चे जो हैं आते हैं, उनका अलग अलग सांस्कृतिक बैकग्राउंड होता है। कई मामलों में बच्चे स्कूल छोड़ने लगते हैं क्योंकि अधिकांश स्कूल उनकी भाषा, धर्म, जाति, परंपरा उनसे संबंधित नहीं होते। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि जो टीचर है वो हर छात्र के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उनका मूल्यांकन करें। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक, मतलब एक जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है उसमें अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में क्या देखा जाएगा। देखिए, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है, उसमें संरचनात्मक कक्षा कक्ष है, उसमें खुद के आकलन के लिए विद्यार्थियों की भूमिका में क्या चीज़ देखी जाएगी। तो इसका हो जाएगा थर्ड, विद्यार्थी आकलन के साथ, विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। मतलब दोनों यहाँ पर दोनों की भागीदारी होगी, मिलजुल कर यहाँ पर काम होगा। रचनावादी सिद्धांत के अनुसार लोग अपने ही अनुभवों और प्रतिबिंब के माध्यम से अपनी समझ विकसित करते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय की रचनावादी कक्षा अपने कौशल और क्षमताओं के आकलन की योजना बनाने में छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। इसके बाद नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार या मूलाधार बताना है। क्या इसके पीछे मूल आधार है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को
विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। विविधता के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की कौशल, योग्यता, मूल्य, व्यवहार, आदत आदि में भिन्नता होती है। सभी सम्मिलित विद्यालयों का लक्ष्य होना चाहिए कि वे बच्चों की बहुरूपता को एकीकृत कर एकता की अनुभूति कराएं। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। कौन सा तरीका है जो टीचर के द्वारा टीचर को क्रिएटिव बच्चे की पहचान करनी है, तो कैसे एक टीचर क्रिएटिव बच्चे की पहचान कर सकता है। इसका हो जाएगा फोर्थ, बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है या करता है। मतलब जब बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है उस टाइम पर उसका ऑब्जर्वेशन करना। शिक्षक कक्षा के अंदर और बाहर ध्यान से बच्चों के व्यवहार को देखकर एक रचनात्मक व्यवहार की पहचान कर सकता है। एक रचनात्मक बच्चे की पहचान उसके उच्च ग्राह्य कौशल, विद्यालय में उत्कृष्ट प्रदर्शन, मतलब ये अलग अलग चीज़ें हैं भाई। उसका जो चीज़ों को ग्रहण करने की उसका कौशल कैसा है, उसका कैसा प्रदर्शन है, उसके अंदर रिस्क लेने की कितनी क्षमता है, अच्छे परिहास, मनोवर्ती, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। इन सब से टीचर जो है देख सकता है कि भाई बच्चा क्रिएटिव है या नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्ग से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। समाज के वंचित वर्ग से बच्चे आए हुए हैं और उनकी जो ज़रूरतें हैं उनके प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया कैसे करेगी टीचर, तो इसका हो जाएगा सेकंड, विद्यालयी व्यवस्था तथा स्वयं उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धता झलकती है। व्यक्तियों में समाज के वंचित वर्ग के लोगों के प्रति विभिन्न प्रकार की पारंपरिक सोच और व्यवहार और पूर्वाग्रह का विकास हो जाता है। इसके बाद देखिए, विद्यालय में उसे इस तरह के रवैयों को उचित तरीके से नियंत्रण जो है टीचर को करना चाहिए। विद्यालय की व्यवस्था, शिक्षक और विद्यालय इसके प्रबंधन के व्यवहार में दिखना चाहिए ताकि सुविधाहीन वर्ग के जो शिक्षार्थी हैं उनको प्रभावी ढंग से उनके ऊपर ध्यान दिया जा सके। अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अब स्कूल के अंदर अलग अलग जो लेवल होते हैं या अलग अलग जो क्लासेज हैं वहाँ पर विभेदीकरण पाया जाता है। तो विभेदीकरण का उदाहरण क्या है, नहीं है। तो देखिए टीचर किस मेथड से पढ़ा रहा है उससे कोई विभेदीकरण थोड़ी ना हो जाएगा, तो इसका फर्स्ट रहेगा। बाकी अब जो मिड डे मील के दौरान मान लो बच्चे को अलग बैठाया गया, वहाँ पर भी उसके साथ भेदभाव हो जाएगा। अब लड़कियों को गणित विज्ञान विषय के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता कि भाई आपको ये विषय नहीं लेना, ये भी हो जाएगा। अध्यापकों को निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से कम अपेक्षाएं होती हैं, ये भी यहाँ पर जो मतलब जिसका सोशल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड सही नहीं है उससे कम अपेक्षा, ये भी यहाँ पर विभेदीकरण ही हो जाएगा। शिक्षक शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण विधि का चयन करता है, मतलब बच्चों की क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से मेथड का चयन होगा। व्याख्यान स्तर जो है, व्याख्यान विधि सत्र को प्रदर्शन, विचार विमर्श एवं या और पूछताछ द्वारा शिक्षार्थियों को सहभागी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
इसके बाद आगे है इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की विशेषता है। तो इसका हो जाएगा फोर्थ, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट जाने में कठिनाई। मतलब बच्चों को कठिनाई होगी, जो अशक्त बच्चा होगा वो एक फ्लो में नहीं पढ़ सकता और शब्द पलट जाएंगे तो वहाँ पर भी उसको प्रॉब्लम होगी। डिसलेक्सिया एक विकार है जिसमें सामान्य बुद्धि के बावजूद बच्चे पढ़ाई करने में कष्ट का अनुभव करते हैं। बुद्धि सामान्य हो और ये बीमारी हो बच्चे के तो वहाँ पर पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। अब डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे पढ़ने का सामना कर सकते हैं। एक डिसलेक्सिया बच्चा पी, क्यू या बी और डी जैसे अक्षरों को पलट कर प्रयोग कर सकता है। मतलब आप ये सोच लो जैसे डब्ल्यू और एम है, उसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगी। जो सेम से दिखने वाले वर्ड हैं वहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम होगी। तो जो पढ़ने में जो समस्या होती है उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, हमें ये बताना है कौन सा कथन जो है सबसे अच्छे तरीके से ये चीज़ वर्णन करता है कि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका हो जाएगा सेकंड, प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, उन्हें कक्षा में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे उनकी अवधारणा स्पष्ट हो सके। इस तरह की सक्रिय पूछताछ की भागीदारी से शिक्षण अधिगम को संवादमूलक बनाया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। आकलन की विधि बतानी है कौन सी सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा सेकंड, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों को वैकल्पिक समाधानों को आंकने की विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। मूल्यांकन प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसकी सहायता से प्रशिक्षक शिक्षा के लक्ष्य का आकलन करते हैं। यह शिक्षक को शिक्षण विधि की सुधार में तथा छात्रों के प्रदर्शन को अच्छा करने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। क्वेश्चन ये है कि एक बच्चा है उसको कितनी मात्रा में सहायता देनी है और किस तरह की सहायता देनी है, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, बच्चों के निष्पादन का स्तर। स्कैफोल्डिंग के बारे में यहाँ पर बात की गई है। स्कैफोल्डिंग एक शिक्षण पद्धति है जिसमें एक प्रशिक्षक शिक्षार्थियों को समस्या हल करने के लिए, कार्य या लक्ष्य को पूरा करने के लिए सक्षम एवं व्यक्तिगत समर्थन प्रदान करता है। हालांकि स्कैफोल्डिंग किसी हद तक बच्चे के प्रदर्शन के स्तर पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि। उच्च प्राथमिक विद्यालय है, गणित की कोई टीचर है, वो विश्वास करती है कि। इसका हो जाएगा फर्स्ट, विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। थोरनडाइक द्वारा प्रतिपादित परीक्षण एवं त्रुटि, जो थोरनडाइक ने ट्रायल एंड एरर थियरी दी थी, उसमें कहा गया है कि व्यक्ति अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखता है। इस प्रकार
छात्रों की गलतियों एवं और भूलों को शिक्षक द्वारा अवसर के रूप में देखना चाहिए ताकि वे उनकी सोच को समझ सके। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इन कथनों में से कौन से आप मतलब कथन दिए गए हैं यहाँ पर 4 कथन, किससे आप लोग सहमत हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा थर्ड। एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का प्रतिबिंब है। देखिए, बच्चे असफल नहीं होते। कभी कभी शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था बच्चों की अधिगम आवश्यकता को पूरा करने में विफल होती है। अतः शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है कि वे बच्चों के कौशल एवं आवश्यकता के अनुसार अधिगम योजना बनाएं। तो इस वीडियो के अंदर हमने सीटेट लेवल 2 सोशल साइंस के फरवरी 2015 के पेपर को देखा है। यहाँ पर हमने इसके सीडीपी के सेक्शन के 30 क्वेश्चन करे हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा।